नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सभी को सुशासन का मंत्र। ऋषिकेश के छात्र अभिनव उनियाल को बधाई देने वालों का लगा तांता। सीबीएसई 12वीं के रीजन टॉपर को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी बधाई। स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस की देहरादून में बैठक। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में किया गया मंथन। 9 अगस्त से शुरू होगी यात्रा, पार्टी नेताओं से मांगे सुझाव। देहरादून में एवन टीवी की खबर का बड़ा असर। अवैध प्लॉटिंग मामले में एमडीडीए वीसी ने 4 लोगों को किया निलंबित। कैनाल रोड पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प। पुलिस ने तोड़ा कांवड़ियों का लैपटॉप। आक्रोशित कांवड़ियों ने दिल्ली हाईवे जाम कर पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। वहीं इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को जीत का मंत्र दिया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। कहा जा रहा है कि बीजेपी की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही राज्यों में सरकार की रणनीतियों पर चर्चा हुई। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 99.6% अंक हासिल कर देहरादून रीजन में टॉपर और पूरे देश में तीसरे नंबर पर रहे छात्र अभिनव उनियाल को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने भी बधाई देते हुए मेधावी छात्र अभिनव उनियाल को सम्मानित किया। मंत्री अग्रवाल ने अभिनव के घर पहुंचकर स्मृति चिन्ह भेंट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभिनव ने पूरे प्रदेश, क्षेत्र और स्कूल का मान बढ़ाया है। अभिनव के प्रदर्शन से ऋषिकेश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभिनव ने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर और मोबाइल का सदुपयोग कर एक मिसाल भी कायम की है। वहीं मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने 12वीं की परीक्षा में द्वितीय स्थान पर रही इशिका गोस्वामी, आस्था कंडवाल, अमन नेगी, अर्चित डबराल को भी घर जाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी। हमारा जो देहरादून जोन है उसमें अभिनव ने जो सीबीएसई का बोर्ड है उसमें 12th में टॉप किया और ऑल इंडिया रैंक इनका 3rd है, यानी तीसरे नंबर पर। मुझे इस बात की खुशी है कि इनके परिवार में प्रतिभा कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रही है। बेटा छोटा अर्निम, इसने हाई स्कूल में भी 94% मार्क्स लिए। इससे अंदाज जाता है कि इन्होंने जो मेहनत की है, जो इनका काम पढ़ाई का तरीका है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, इनको बधाई दे रहा हूँ। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से हुई क्रॉस वोटिंग के बाद उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा जल्द ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलने दिल्ली जा सकते हैं। प्रदेशाध्यक्ष माहरा का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जारी किए जाने के खिलाफ कांग्रेसी 26 जुलाई को गांधी पार्क में सत्याग्रह करने जा रहे हैं। उसके बाद वह दिल्ली जाकर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति, क्रॉस वोटिंग, संगठन को मजबूत किए जाने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा।
उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ है क्योंकि 26 तारीख को सोनिया जी को फिर से सम्मन किया है। 26 तारीख को हम यहाँ सत्याग्रह करने वाले हैं गांधी पार्क में, और उसके बाद ही फिर जो टाइम वहाँ आगे का प्रस्तावित होगा उसमें करेंगे। चर्चाएं यहाँ की स्थितियों को लेकर है, क्रॉस वोटिंग को लेकर है, जो अब कांग्रेस को हम कैसे स्ट्रेंथ दें, आगे को मजबूत बनाएं, उन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ विचार विमर्श होना है। उसी के लिए मैं जाने वाला हूँ। इधर देहरादून में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कंजवाल मौजूद रहे। साथ ही वरिष्ठ नेता हरीश रावत और पार्टी के विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक में 9 अगस्त से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर मंथन किया गया और पार्टी नेताओं के सुझाव भी लिए गए। देखिए, ये बड़ा टेक्निकल विषय है और क्योंकि ये गुप्त मतदान इसका होता है, ये राज्यसभा के चुनाव का जैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है और हम लोग विचार करेंगे। अगर कोई चीज़ सामने आती है, संज्ञान में आता है या कोई विधायक स्वयं आगे कहता है कि मैंने क्रॉस वोटिंग की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। सीएलपी साहब का विशेषाधिकार है और मुझे लगता है कि गंभीर विषय है और सीएलपी साहब इसमें कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे और समय समय पर सीएलपी की बैठक होती रहती है। उस बैठक में इस विषय में चर्चा विमर्श किया जाएगा। आज भी हमारे जो सीनियर्स हैं, इन लोगों ने उसमें बातचीत की है कि आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, जिला पर्यवेक्षक पूर्व विधायक रंजीत रावत, पूर्व विधायक संजीव आर्य और सह पर्यवेक्षक महेश शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि यह यात्रा प्रदेश भर में निकाली जाएगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर नफरत का माहौल पैदा करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष स्थापित करेंगे और संपर्क भी करेंगे और जो कांग्रेस की परंपराएं हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, जो कांग्रेस का योगदान है, जो कांग्रेस का समर्पण है, उसके बारे में भी जनता को बीच में ले जाना चाहिए। और हमारी कोशिश होगी कि जो महान सुल्तान संग्राम सेनानी इस जनपद में हम उनको भी हम नमन प्रणाम करेंगे। उन परिवारों के जहाँ पर सुल्तान संग्राम सेनानी आज नहीं है, इनका देहांत हो गया, जो देहावसान हो गया है, उन परिवारों पर भी हम जाने का प्रयास करेंगे। उनसे भी देहरादून में A1 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां कैनाल रोड पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के मामले में MDDA-VC ने 4 लोगों को निलंबित कर दिया। बता दें कि पहाड़ काटकर करीब 14,175 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। मामले में खान अधिकारी वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही भूगर्भ वैज्ञानिक और 2 सुपरवाइजरों को भी निलंबित किया गया है। कैनाल रोड का यह वही जगह है जहां से कल आपने मेरी रिपोर्टिंग देखी थी। इस रिपोर्टिंग का असर यह हुआ कि कई अधिकारी निलंबित कर दिए गए। मैं आज आपको विस्तृत रूप से बताना चाहता हूं कि यह घटना क्या थी। आप जो मेरे सब पीछे एक पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी को पहले यह काफ़ी ऊंचाई पर थी, लेकिन इस पहाड़ी से मिट्टी को काटकर बेच के करीब 40 लाख रुपए की कमाई की गई है। मैं आपको अधिक जानकारी देता हूं कि मंजीत जौहर, राज लुम्बा और अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्यामलाल गुप्ता के द्वारा कैनाल रोड पर पहाड़ काटकर 14,175 वर्ग मीटर भूमि पर समतलीकरण एवं पुष्टा निर्माण का कार्य किया जा रहा था। प्रकरण प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर प्राधिकरण द्वारा अवैध भूमि विकास एवं प्लॉटिंग का कार्य किए जाने के दृष्टिगत संबंधित के विरुद्ध उत्तराखंड नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं द्वारा धारा 27 और 28 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था, जो दिनांक 19/7/2022 को जारी कर दी गई थी।
इस प्रकरण को जब हमारी टीम ने A1 की टीम ने यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग की तो इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार संत द्वारा जिलाधिकारी सोनिका और सचिव प्राधिकरण SM बर्निया, खनन निदेशक पैट्रिक, अधीक्षण अभियंता HC राणा से संबंधित अधिकारियों के द्वारा मीटिंग हुई। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी टीम के द्वारा इस रिपोर्टिंग के बाद रात में ही कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और साथ ही साथ यह अधिकारी निम्न कार्यान्वयन निलंबित हुए हैं। पहला तो स्थल पर किए गए अवैध विकास कार्य हेतु तुरंत स्थल को प्रभाव से ध्वस्त कर दिया जाए। खान अधिकारी वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। भूगर्भ वैज्ञानिक अनिल कुमार जी को गलत तथा प्रस्तुत कर हिल कटान की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर निलंबित कर दिया गया। साथ ही साथ प्राधिकरण के 2 सुपरवाइजर प्यारेलाल और महावीर सिंह को भी उक्त प्रकरण की जानकारी न देने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। भविष्य में साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की प्रकृति वाले स्थलों पर जहां पर पर्वतों का कटान किया जाना हो, किसी भी प्रकार का विकास कार्य की अनुमति न दिए जाने का निर्देश किया गया है। यह हमारे ही A1 टीम के द्वारा चलाए गए अभियान का यह नतीजा है कि कई अधिकारी जो इस काम में संलिप्त थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि गुप्ता ब्रदर्स के द्वारा यहां पर भूमि को अधिग्रहित करके अवैध रूप से मकान भवन का निर्माण कराया जा रहा था। देख सकते हैं मिट्टी पानी है काफ़ी यहाँ पर। और साथ ही साथ जब हमारी कल टीम आई, सबसे पहले ग्राउंड स्थल पर हमारी टीम पहुंची, A1 की टीम पहुंची और A1 की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अधिकारियों से मुलाकात की, अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उसके बाद सारे अधिकारी आए और अधिकारियों ने तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रभाव से सभी को निलंबित कर दिया। यह हमारी A1 टीम की एक बहुत बड़ा काम है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और उसमें हमारी A1 की टीम ने सहयोग किया। कैमरा पर्सन सतीश कोठारी के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी देहरादून। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद में पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने कांवड़ियों का लैपटॉप तोड़ दिया, जिससे आक्रोशित कांवड़ियों ने हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड राज्य में भू कानून की मांग जोरों से चल रही है। उत्तराखंड के लोगों ने हिमाचल प्रदेश की तरह अपने राज्य में भू कानून लागू करने की मांग की है। हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश में राज्य का अपना भू कानून है। इसी के तर्ज पर उत्तराखंड वासियों की भी मांग है कि उनके राज्य में इस तरह का एक भू कानून हो। साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्य से आया कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है, इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग उठ रही है। जब से यहाँ पर हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की बात हम लोग कर रहे हैं, उस समय एक बात ये भी हुई थी कि 1950 से पूर्व जो यहाँ पर के निवास कर रहे हैं उन्हीं को यहाँ का स्थायी निवासी माना जाए और यहाँ के जल जंगल जमीन पर उत्तराखंड की जनता का अधिकार हो। लेकिन आज उत्तराखंड बना, 2000 में उत्तराखंड बना, तब से 1950 के जो भू कानून है उसमें लगातार संशोधन ये कर रहे हैं। 2003 में ND तिवारी जी ने संशोधन किया, उन्होंने 500 वर्ग मीटर भूमि बाहर के लोगों के लिए फ्लैट बनाने के लिए लागू की। उसके बाद 2007 में भुवन चंद खनूड़ी जी ने उसको 500 से 250 वर्ग मीटर।
हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बैठक ली, जिसमें केंद्र सरकार की जीएसटी को लेकर व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा हुई। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के नाम पर सरकार ने व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट कराने की बात की है, जो कि व्यापारियों का सरासर उत्पीड़न है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की भी मांग की गई। व्यापार जो करते हैं लोग बाग, वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और सरकार की तरफ से भी व्यापारियों को आशा होती है कि उनको कुछ सहूलियत दी जाए। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जीएसटी के नाम पर जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, एक प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न है। 2 साल 3 साल लॉकडाउन रही, कारोबार बंद हो गए और उस पर बिक्री कम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऑनलाइन जो बिजनेस हो रही है उससे भी व्यापार में बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब ये कह रहे साहब पहले बिक्री आपकी 10 लाख की थी, 5 लाख की होगी, वो स्वाभाविक है बिक्री कम होगी। लेकिन उनको समझना चाहिए कि बिक्री कम क्यों हो रही है, इसके कारण ढूंढने चाहिए, विभागों को भी ढूंढने चाहिए, सरकार को भी ढूंढने चाहिए। लेकिन आम व्यापारी आज त्रस्त है, उनको सर्वे के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। आज मीटिंग के माध्यम से भी उसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा की। हम जल्दी ही जीएसटी के अफसरों को मिलकर इसका कड़ा विरोध जताएं। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां हेलंग गांव में घास ला रही महिलाओं से अभद्रता और हिरासत में लेने के विरोध में विभिन्न संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। लखनपुर चुंगी पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने कहा कि हेलंग गांव में महिलाओं के साथ जो घटना की गई है, उससे पूरा उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान होता है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। चमोली गढ़वाल के अंतर्गत जोशीमठ प्रखंड के अंतर्गत जो हेलंग गांव आता है, 15 जुलाई को वहां पर जो TSDC कंपनी है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम कर रही है, उस कंपनी के द्वारा जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है चमोली का और जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उनके द्वारा वहाँ की गाँव की महिलाएं जो घास देने गई थी, जो अपने परंपरागत जो उनका चारागाह है वहाँ पर घास देने गई थी, वहाँ पर उनके घास को गट्टरों को छीना गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको अपमानित किया गया। जब ये पूरा वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर सारे संगठनों के अंदर बहुत रोष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि घटना के बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी उन्होंने घटना को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो केवल ये इतना मात्र मान रहे हैं कि घास छीनने का मामला है। हमारा मानना है कि यह केवल घास छीनने तक का मामला नहीं है, ये उत्तराखंड की अस्मिता पर हमला है और उत्तराखंड की मातृशक्ति का अपमान है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी उत्तराखंडी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमने मांग की है मुख्यमंत्री से भी कि वो वहाँ के चमोली प्रशासन, वहाँ के केंद्रीय औद्योगिक। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां तराई पश्चिमी वन प्रभाग दक्षिणी रेंज पतरामपुर के अंतर्गत ग्राम मालधन में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन बंदर हमला कर राहगीरों को घायल कर रहे हैं। इस कड़ी में बीते दिनों घर के बाहर बैठी महिला को बंदरों ने हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इस दौरान महिला के चीखने चिल्लाने पर परिजनों ने लाठी डंडों से बंदरों को भगाया। घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। वन विभाग की टीम ने बंदर को पिंजरे में कैद कर जंगल में छोड़ दिया। जहाँ जिस क्षेत्र में भी शिकायत आती है उनको जो है वन विभाग पकड़ के वन क्षेत्र में छोड़ देता है। इसी क्रम में हमारे पास जो है पुष्पा देवी पत्नी स्वर्गीय खीमलाल निवासी मालधन चोड़ सेक्टर 2 से जो है शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनको एक बंदर द्वारा घायल कर दिया गया है। तो हमारी टीम ने तुरंत वहाँ जाके जो है उनको प्राथमिक उपचार दिया। उसके बाद जो है बंदर को पकड़ने के लिए वहाँ पिंजरा लगाया गया। पिंजरा लगा के बंदर को जो है आज सुबह पकड़ लिया गया है और पकड़ के उसको वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है तथा पुनः उस क्षेत्र में हमने पिंजरा लगा दिया है। और अन्य इस प्रकार के जो बंदर हैं जो आम जनता पर हमला कर रहे हैं, उनको पकड़ के जो है वन क्षेत्र में छोड़ने की कार्रवाई जो है आगे भी गतिमान रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।